Welcome in this video. This is class 7th subject SST. Today we are going to read about the chapter number 2 in environment study, natural residences of plants and animals. So let's start this video and know about the interesting facts of this chapter. नेचुरल रेसिडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्राकृतिक निवास पौधों के और जानवरों के, ये आपके चैप्टर का नेम है, सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट स्टडी में। इसके साथ ही हमने ज्योग्राफी के भी 4 चैप्टर्स को वीडियो में डिस्कस कर लिया है और ये आपका सेकंड चैप्टर एनवायरनमेंट स्टडी का है, जो आपके जो ज्योग्राफी वाली बुक है उसी में सेकंड पोर्शन है। इसके बाद हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिविक्स, जो आपका पोर्शन बचा हुआ है जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, उनको मैं आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स को लिखाऊंगा। उसके बाद उसके भी टेक्स्ट को, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्टैंड बाई द साइड ऑफ अ पॉन्ड एंड ऑब्जर्व द पॉन्ड। हम किसी तालाब के किनारे खड़े हो जाएं और उस तालाब का ऑब्जर्वेशन करें, उसका अवलोकन करें। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, उस अवलोकन के दौरान, लुक व्हाट प्लांट्स आर विजिबल। आप देखिए कौन से पौधे आपको दिखाई देते हैं। लुक दिस ऑल्सो विच आर द क्रिएचर्स विजिबल इन दिस प्लांट्स। और ये भी आप देखिए इन प्लांट्स पर, इन पौधों पर आपको कौन से जानवर, कौन से आपको प्राणी दिखाई देते हैं। क्रिएचर्स कहते हैं प्राणी को। तो यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, इस इमेज को हम देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्लियरली हमको पता चल रहा है क्लाउड्स हैं, माउंटेन हैं, माउंटेन पर आपको कुछ ट्रीज नज़र आ रहे हैं, माउंटेन्स के नीचे कुछ ट्रीज नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही एक यहाँ पर पॉन्ड है ये, जिसमें कुछ हम प्लांट्स को देख रहे हैं। इधर कुछ एनिमल्स को देख रहे हैं जो इसके आसपास हैं, ट्रीज हैं। तो कहने का मतलब एक बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है जो हमको नज़र आ रहा है। मेक द लिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट प्लांट्स एंड क्रिएचर्स। हमको एक लिस्ट यहाँ पर बनानी है अलग अलग प्रकार के प्राणियों की और पौधों की। नाउ थिंक विच ऑफ दीज प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स रिमेन इन वाटर ऑल द टाइम। नाउ थिंक, अब सोचिए किस प्रकार से ये पौधे और ये जीवित प्राणी रिमेन इन वाटर, पानी में रहते हैं, ऑल द टाइम, पूरे समय। एंड विच प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स लिव ऑन द ग्राउंड। और देखेंगे कौन से पौधे और प्राणी मैदानी इलाकों में रहते हैं। मेक द लिस्ट ऑफ दीज प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको करना क्या है, ये लिस्ट तैयार करनी है, पौधों की अलग और प्राणियों की, जीवित प्राणियों की अलग, अपने टीचर की मदद से। यानी कि ऐसी लिस्ट बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, अर्थात पानी का महत्व जीवन जीने के लिए। सस्टेनिंग बोलते हैं जीवन को जीना, बनाए रखना। तो अगर हमें अपने जीवन को बनाए रखना है, जीवित रहना है, तो पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर। जितने भी पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं, जितने जीवित प्राणी हैं, पौधे हैं, उन सबको पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट नीड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्रत्येक जानवर, इसके साथ साथ जो पौधे होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, सर्वाइव आपका कहते हैं जीवित रहना और ग्रो मीन्स वृद्धि करना। तो इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स ऑकर इन द मीडियम ऑफ वाटर।
तो बहुत से जो जानवर हैं, पौधे हैं, उनके जीवन की जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं पानी पर आश्रित हैं। पानी ही उनके लिए कहीं ना कहीं माध्यम है। इट ऑल्सो हेल्प्स एनिमल्स टू कीप देयर बॉडीज कूल। इसके साथ ही ये जो पानी है वो जानवरों के शरीर को ठंडा करने का भी काम करता है। हमने देखा होगा नदियों में, तालाबों में बहुत से जानवर बैठे रहते हैं और अपनी बॉडी को कूल करते हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज मोस्टली वाटर। जो हमारे शरीर में खून है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा पानी की होती है। वाटर ऑल्सो कीप्स अवर मसल्स एंड जॉइंट्स मूविंग स्मूथली। पानी ही हमारे जो जॉइंट्स हैं या हमारी मसल्स हैं उनको स्मूथली मूव कराने में कहीं ना कहीं सहायता करता है। प्लांट्स यूटिलाइज वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लाइफ इन वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी में जीवन, जानवर। तो इस हेडिंग का अर्थ है पानी में जीवन, जानवर और पौधे। डिफरेंट क्रिएचर्स लिव इन वाटर। विभिन्न प्रकार के जो क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, पानी में रहते हैं। इट सर्व्स एज वेरी गुड मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। इट सर्व्स एज वेरी गुड मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। तो पानी जो है इनको प्रदान करता है विभिन्न इनके आवश्यक जो तत्व हैं इनके लिए, इनके जीवन के लिए, वो पानी से इनको प्राप्त होते हैं। विच अलाउज वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। और इनकी वजह से ही बहुत से पौधे और जानवर जीवित रह पाते हैं। सी लाइफ क्या है देखते हैं। लाइफ एक्सिस्ट इन सी एंड ओशियंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो जीवन है उसका अस्तित्व है समुद्र में एंड ओशियंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। क्योंकि इस पानी में ऑक्सीजन घुली होती है। दिस ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाई ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, स्नेल्स एंड रीचेस देयर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और इस ऑक्सीजन को इनहेल्ड किया जाता है, लिया जाता है कुछ अंगों के द्वारा, ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, स्नेल्स एंड रीचेस देयर गिल्स। तो ये जो सांस है वो इन ऑर्गन्स के माध्यम से गलफड़ों तक पहुंचती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के माध्यम से। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो एब्जर्व ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरह पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स इन ओशियन आर कॉल्ड फोटोप्लैंक्टन्स। तो इनको जो है इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, यानी कि जो पौधे समुद्र के अंदर होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। नीचे फाइटोप्लैंक्टन क्या है इसको देखते हैं। दीज प्लांट्स आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसे पौधों को देख सकते हैं। एंड सर्व एज फूड फॉर फिशेस। ये मछलियों के लिए भोजन देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्वालो रीजन्स ऑफ द ओशियंस एज sunlight reaches there easily which allows these plants to grow and flourish। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो उथले क्षेत्रों में होते हैं। सैलो रीजन्स मीन्स उथला क्षेत्र ऑफ द ओशियन, समुद्र का। एज सनलाइट रीचेस, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है आसानी से। देयर इजली विच अलाउज दीज प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्लोरिश, जिसकी वजह से इन प्लांट्स, इन पौधों की वृद्धि होती है और इनको भोजन प्राप्त होता है। ओशियनिक प्लैंक्टन इज द प्राइमरी सोर्स। ये एक मुख्य कह सकते हैं स्रोत है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर और इनडायरेक्टली, फॉर ऑल सी ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जो समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। नेक्स्ट सी बीट्स। तो ये जो सी बीट्स हैं एक तरह की घास है जो घने या कह सकते हैं घने क्षेत्र में
होती है और जहाँ पर उथला पानी होता है वहाँ पर। तो ये सी वीड्स जो हैं वो घने उथले कह सकते हैं पानी में, और जहाँ पर पानी का जमाव होता है ऐसे स्थान पर होता है। दिस हाउ अ वेल एस्टेब्लाइज्ड जोनेशन, हम देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से अपने उस मंडल में व्यवस्थित होते हैं। द टाइप ऑफ सी वीड ग्रोइंग एट द हाई वाटर मार्क where plants are often exposed to air differ from those growing at lower levels where there is a little exposure to the margin of the sea where the depth of the water is 50 meter, about 165 feet or less। तो इस प्रकार के जो ये घास हैं, प्लांट हैं, वो हम कह सकते हैं जहाँ हायर वाटर मार्क होता है वहाँ पर ये होता है, और ऑफन एक्सपोज्ड, और ये उभरा रहता है जिससे कि आसानी से हवा को ले सके और अपने ग्रो को बढ़ा सके। लेकिन ये लोअर लेवल्स तक ही ग्रो करते हैं, ज़्यादा लंबाई इनकी नहीं होती। वेयर देयर इज अ लिटिल एक्सपोजर टू मार्जिन ऑफ द सी, और ऐसे स्थानों पर भी मिलेंगे जहाँ पर बहुत अधिक एक्सपोजर होता है, मार्जिन होता है समुद्र का। वेयर द डेप्थ ऑफ द वाटर, जहाँ पर समुद्र की गहराई या पानी की गहराई लगभग 50 मीटर या 165 फीट के आसपास होती है या इससे कम, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ब्राउन एल्गी कहते हैं ब्राउन कलर की जो काई या शैवाल कह सकते हैं। गल्फ वीड, इसके साथ ही गल्फ वीड या कह सकते हैं खाड़ी, आर सम कॉमन फ्री फ्लोटिंग मासेस, ये फ्री फ्लोटिंग मासेस कहते हैं, ये ढेर होते हैं। इन द गल्फ स्ट्रीम में, एंड द सरगेसो सी में। उल्वा स्पाइसेस कॉमनली कॉल्ड सी लेट्यूस, जो उल्वा प्रजाति है उसको सी का हम लेट्यूस बोलते हैं या कह सकते हैं सलाद बोलते हैं। इज ऑल्सो अ सी बीड, ये भी एक तरह का सी बीड है। मैराइन लाइफ चेंज एज वी गो डीपर एंड डीपर फ्रॉम 60 to 650 feet and from 650 to 3250 to 6500 फीट। तो हम इतनी गहराई में जब हम जाते हैं तो मैराइन जीवन जो है हमको बदलता हुआ दिखाई देता है, तो इन गहराइयों पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है वाटर अ होम, पानी एक घर। देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग वाटर एज अ मीडियम टू लिव, बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए जो पानी है वो उनका एक मूल निवास होता है। दे आर, वो हैं, यहाँ पर कुछ नीचे क्रिएचर्स बताए गए हैं जिनका पानी एक मुख्य जीवन है एवं मुख्य निवास है। रेपिटाइल्स कहते हैं रेंगना वाला, जो रेंगता रहे। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, इसकी स्किन जो होती है उसमें स्केल्स होते हैं, लाइक लेजार्ड, बिल्कुल छिपकली की तरह, एंड स्नेक, सांप की तरह। और में ऑल्सो हैव हार्ड प्लेट्स, और इनके पीठ पर हार्ड प्लेट्स होते हैं, लाइक टर्टल्स, बिल्कुल कछुए की तरह। अदर रेपिटाइल्स आर, जो दूसरे रेपिटाइल्स हैं उनमें क्रोकोडाइल्स हैं, आपके एलिगेटर्स हैं, एलिगेटर घड़ियाल को बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एम्फीबियंस, एक प्रकार का जानवर है। एनिमल दैट लिव पार्टली इन वाटर, ये अलग पानी के भाग में रहता है। एंड पार्टली ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ये आप कह सकते हैं मैदान में भी रह सकता है, भूमि पर रह सकता है। दे ले एग्स, ये अंडों को सहता है। देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड दे डू नॉट हैव काफ्स, तो इनकी जो त्वचा है वो नम होती है, मॉइस्ट कहते हैं नम, और उनके पंजे नहीं होते। सम एग्जाम्पल्स आर टॉड्स, सैलामेंडर्स एंड न्यूट्स, ये इसी प्रकार के जानवर हैं। नीचे मॉलिसस, दे आर सॉफ्ट बॉडीज विद द सेल, एक सेल इनकी पीठ पर होता है और सॉफ्ट बॉडी इनकी होती है। एनिमल विच हैव वन सेल आर कॉल्ड गैस्ट्रोपॉड्स, इनके सेल को गैस्ट्रोपॉड बोलते हैं। एंड एनिमल्स हैविंग हिंग्ड सेल्स आर कॉल्ड बिवाल्व्स,
तो ये अलग अलग प्रकार के इनके सेल्स को बताया गया है। जो हिंग सेल्स होते हैं उनको बिबेल्स बोलते हैं, और गैस्ट्रोपोड्स, दूसरा जो बन सेल होता है उसको गैस्ट्रोपोड्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर स्क्वैड्स, ऑक्टोपस, ये इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। फिश, दे हैव अ स्पाइंडल शेप्ड बॉडी एंड हैव अ एडिशनल ऑर्गन कॉल्ड fins on this skin, their skin surface। तो ये मछली जो है उनका स्पाइंडल शेप होता है, यानी कि एक जैसा, और उनका जो एडिशनल ऑर्गन होता है जिसको हम फिन्स बोलते हैं, इसकी एक तरह का पंख है जो इनके स्किन सरफेस पर होता है। फिन्स एट द बैक आर कॉल्ड डोर्सल फिन्स, जो पीछे इनके पंख होते हैं उनको डोर्सल फिन्स बोलते हैं। दे आर लाइक शार्क्स, स्कैट्स, रेस एंड बॉनी फिशेस, इस प्रकार की मछलियों में ये पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस, दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, इनमें जुड़े हुए कई पैर होते हैं। दे मोल्ट ऑफ देयर स्किन एंड ग्रो इनटू ए बिगर फॉर्म, ये अपनी स्किन को मोल्ड कर लेते हैं, उसे फैला सकते हैं और अपने साइज को और बड़ा कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, वुडलाइस एंड प्रॉन, ये इसी प्रकार के जीव हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लाइफ इन फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी में जीवन। फ्रेश वाटर इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एनिमल्स, ये जो फ्रेश जल होता है वह पूरी तरह से जानवरों का एक तरह से आनंद है। सम ऑफ द एम्फीबियंस, जिनको फ्रॉग बोलते हैं, लिव अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर, ये शुद्ध पानी में अपना जीवन जीते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लंग्स, अपने फेफड़ों की सहायता से, उपस्थिति में। मोस्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड नियर फ्रेश वाटर, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल या मगरमच्छ भी शुद्ध पानी के आसपास देखे जाते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर नैरो स्नाउट्स, इनके नैरो स्नाउट्स को देखकर इन्हें पहचान सकते हैं। वाइल एलिगेटर्स हैव ब्रॉडर स्नॉट्स, और इनका जो स्नॉट्स है वो बड़ा होता है। स्नॉट्स को हिंदी में कहें तो इनकी नाक। ठीक है। द टू वेराइटीज ऑफ क्रोकोडाइल्स इन इंडिया आर द मगर एंड घड़ियाल, दो प्रकार की प्रजातियां हैं भारत में इनकी हैं, एक मगर है, दूसरा घड़ियाल है। मैनी ऑफ द इंसेक्ट्स बिगिन देयर लिव्स हेयर एंड लेटर शिफ्ट टू लिव ऑन लैंड। तो बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपना जीवन इस समुद्र से, इस पानी से, शुद्ध पानी से शुरू करते हैं और फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं लैंड पर। मेटामॉर्फोसिस, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट, तो एक तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है एक छोटे से मेढक के बच्चे का वृद्ध होने में। इट स्टार्ट्स विद लाइंग ऑफ एग्स, एग्स लाइंग के बाद इस प्रोसेस शुरू होती है। विच स्टिक ऑन द प्लांट्स, पौधे पर बैठ के। द टेडपॉल हैच विद द फ्यू डेज, जो टेडपॉल है, वो जो मेढक है, वो कुछ दिन उस पर बैठती है। समटाइम्स इवन लेटर, और कुछ समय बाद। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द लंग्स डेवलप, लिम्स एपियर्स, इसमें क्या होता है, इन बच्चों में लंग्स डेवलप हो जाते हैं, लिम्स एपियर हो जाते हैं। द टेल इज ऑब्जर्व्ड, और जो इनकी पूंछ होती है वो नष्ट हो जाती है। एंड द माउथ बिकम्स टिपिकली फ्रॉग लाइक, और इनका जो मुंह है वो बिल्कुल मेढक की तरह हो जाता है। A tadpole metamorphosing into an adult frog loses its tails, its gills and its larval mouth parts। तो जो मेढक का बच्चा है वो इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है और एक वृद्ध, एक बड़ा मेढक बन जाता है, अपनी टेल्स को ख़त्म कर लेता है, गिल्स को, और अपने जो लार्वल पार्ट्स हैं उसके जो डिम्ब हैं, मुंह के भाग हैं, ये सब उसके बदलते हैं। कंकरेंटली द लेग्स ऑफ द एडल्ट फ्रॉग डेवलप प्रोग्रेसिवली, और उसके पैर भी जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ एंड एलिमेंट्री कैनल चेंज, इसके साथ ही उसके मुंह का भाग
और जो उसकी आहार नली है वो भी बदल जाती है। एंड द स्किन एक्वायर्स अ बॉनी लेयर एंड सिस्टम ऑफ सबक्यूटेनेसियस ग्लैंड्स, और उसकी जो स्किन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं और एक बॉनी लेयर उसमें बनना शुरू हो जाती है, यानी एक हड्डीदार लेयर उसकी बन जाती है। पॉन्ड्स हैव स्टिल वाटर एंड सनलाइट इज़ नॉट एबल टू रीच द बॉटम। जो पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनमें पानी होता है लेकिन सूर्य का प्रकाश उनके बॉटम तल तक नहीं पहुंच पाता। दिस लीड्स टू लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचती है। द स्टिल वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज होम टू मैनी एनिमल्स दैट वुड बी अदरवाइज क्विकली वास्ड अवे इन अ रिवर सच टैडपोल्स। तो कह सकते हैं कि जो झील हैं, तालाब हैं, इनका जो पानी है वो कई जानवरों के लिए उनका घर होता है। दैट वुड बी अदरवाइज, अन्यथा क्विकली वास्ट अवे, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं नदियों में। जैसे इस तरह के जो जानवर हैं जैसे कि मेंढक हैं। स्वालो लेक्स एंड पॉन्ड्स आर ऑफन रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। हम कह सकते हैं जो उथला जल होता है किसी झील का, तालाब का, उसमें बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं जो कई संख्या में रहने वाले वहाँ जानवरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मार्सेस एंड फ्लड प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड्स। तो जो मार्सेस और फ्लडेड प्लेन्स होते हैं उनको वेटलैंड्स बोलते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं एक तरह से गीले क्षेत्र होते हैं। ट्री ग्रोस एविडेंटली इन देम। जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष इनमें ग्रो करते हैं। रिवर्स एंड फास्ट स्ट्रीम्स हैव अ डिफरेंट लाइफ एज दे हैव मड शिफ्ट करेंट्स स्टोन्स एंड ग्रेवल। और जो नदियों की तेज़ धाराएं होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जीवन होते हैं। उनमें कीचड़, कह सकते हैं पत्थर, और छोटे छोटे कंकड़ जिनको बजरी बोलते हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन बट एनिमल्स हैव टू स्टैंड बाय द रैपिड करेंट। इनमें अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है लेकिन जो जानवर हैं वो इनके करंट, इनकी धाराओं रहना पसंद करते हैं, इनकी तेज़ धाराओं में रहना पसंद करते हैं, इनकी तेज़ धाराओं में रहते हैं। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन एंड एडेप्टेशन, निर्माण और रूपांतरण। थिंक, सोचो, कैन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन देयर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। सभी प्रकार के पौधे और जानवर एक तरह के परिस्थितियों में रहते हैं। वुड मैन कैन लिव इन द वाटर। क्या व्यक्ति पानी में रह सकता है? कैन फिश लिव विदाउट वाटर। क्या मछली बिना पानी के रह सकती है? नो, नहीं, दे कैन नॉट, ये नहीं रह सकते। इट हैपन्स बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल is made in such a way so that they can adapt according to the circumstances. ऐसा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण है, एवरी प्लांट, प्रत्येक पौधे के लिए, जानवर के लिए, वो इस तरीके से बनाया जाता है जिससे ये आसानी से उसमें अनुकूलन कर सकें और उन परिस्थितियों में रह सकें। द फिश कैन नॉट लिव इन द डिज़र्ट। मछली रेगिस्तान में नहीं रह सकती। बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ फिश इज सूटेबल ओनली इन लिव इन वाटर। क्योंकि मछली का जो शरीर के जो कंस्ट्रक्शन है वो केवल पानी में ही जीवित रहने के सूटेबल है। सिमिलरली ऑल द प्लांट एंड एनिमल कैन ग्रो इन द प्लेस विच इज सूटेबल टू देम। इसी तरह से पौधे और जानवर भी उस स्थान पर ग्रो करते हैं जो उनके लिए सूटेबल होता है। द प्लेस वेयर एनी लिविंग क्रिएचर गेट्स सफिशिएंट फूड एंड सूटेबल कंडीशन फॉर सिक्योरिटी इज कॉल्ड इज लिविंग प्लेस। और कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर रहने वाले प्राणी को पर्याप्त रूप से भोजन और सुरक्षा मिलती है वही उसका लिविंग प्लेस होता है। सच एज वाटर इज लिविंग प्लेस ऑफ फिशेस। जिस तरह से पानी जो है मछलियों के लिए रहने का
एक स्थान है। वाटर रेसिडेंस यानी पानी और निवास। वाटर एनिमल एंड वेजिटेशंस आर केप्ट इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग इन वाटर। तो यहाँ पर पानी के जीव और वनस्पतियों को 2 भागों में और उनके पानी में रहने के बेस के आधार पर बांटा गया है। नीचे एनिमल एंड वेजिटेशन ऑफ सी वाटर देखते हैं क्या है। देयर आर फाउंड इन सी ओनली, ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड डॉगफिश, ये सभी आपके जो एनिमल हैं वो सी में मिलेंगे। वेजिटेबल्स क्या हैं? रिजोफोरा है, सोनरेसिया है, हेरिडेरिया है, ये सब आपको समुद्र में मिलेंगे। फ्रेश वाटर में कौन से मिलते हैं? दिए देयर आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स, ये तालाबों में, झीलों में और नदियों में मिलते हैं। दे आर फ्रॉग, रोहू फिश एंड लीच, ये सब हैं। वेजिटेबल्स क्या हैं? एल्गी है, लोटस है, कुमदनी है, सिंघारा है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हम सभी पानी के महत्व से परिचित हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सी एंड फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड वेजिटेशन कैन सर्वाइव इन वाटर ओनली, तो विभिन्न प्रकार के जो मछलियां हैं, पौधे हैं या वेजिटेशन हैं, वो सब पानी में ही जीवित रहते हैं। दीज वाटर एनिमल एंड वेजिटेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सभी हमारे प्रकृति के बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। द वाटर एनिमल एंड वेजिटेशन ऑल्सो नीड द पॉल्यूशन फ्री वाटर एज वी ह्यूमन बींग्स नीड इट, इसी तरह से पानी के जीवों और वनस्पतियों को पॉल्यूशन से रहित या कह सकते प्रदूषण रहित पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को होती है। दस इस प्रकार इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है टू मेक देयर लिविंग प्लेस पॉल्यूशन फ्री, हम उनके निवास स्थानों को प्रदूषण से मुक्त रखें। द फॉलोइंग इंसिडेंट शो दैट हाउ वी आर पुटिंग द लाइफ ऑफ दीज वाटर एनिमल इन डेंजर, कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिनसे ये दिखाया गया है कि हम किस प्रकार से इनके जीवन को खतरे में डाल देते हैं। देयर वर द फील्ड्स एडजेसेंट टू द पॉन्ड, तालाब के किनारे एक खेत था। देयर वाज पैडी क्रॉप इन द फील्ड, धान की फसल उस खेत में थी। द फार्मर यूज्ड पेस्टिसाइड इन एक्सेस क्वांटिटी इन देयर क्रॉप्स, तो जो किसान था वो अपने खेत में उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहा था। पेस्टिसाइड कहते हैं कीटनाशक दवा। व्हेन इट रेन्ड हेवली, जब तेज बारिश हुई, देन दिस पेस्टिसाइड रीच टू द पॉन्ड, तो ये दवा उस तालाब तक पहुंच गई। बट ड्यू टू ओवरफ्लो, अत्यधिक बरसात के कारण, आफ्टर सम टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ डेड फिशेस वर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड वाटर, तो बहुत संख्या में मरी हुई मछलियाँ तैरती हुई उस तालाब के पानी से बाहर आईं। काइट्स एंड क्राउस वर होवरिंग एबव द पॉन्ड, तो वहाँ चारों ओर चीलें और कौवे मंडराने लगे उस तालाब के चारों ओर। थिंक, सोचो, हाउ द फिशेस वुड हैव डाइड, किस तरह से मछलियाँ मरी। कैन द काइट्स एंड क्रो ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाई ईटिंग दीज फिशेस, आप ये सोच सकते हो क्या ये चील और कौवे भी इन मछलियों को खाकर अफेक्टेड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। टुडे मैनी सच इंसिडेंट्स आर कमिंग इनटू अवर नोटिस, आज हमारे सामने इस तरह की कई घटनाएं आती हैं। अवर नेग्लिजेंस इज़ पुटिंग द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन डेंजर कंटिन्यूसली, तो हमारी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं इन जानवरों को खतरे में लगातार डाल रही है। थिंक, सोचो, इट इज़ करेक्ट, क्या ये सही है। शुड बी प्ले विद द लाइफ ऑफ अदर क्रिएचर्स, क्या हमें दूसरे प्राणियों के जीवन के साथ खेलना चाहिए। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स ऑफ अवर लाइफ, हम सबको अपने जीवन में नदियों, तालाबों और झीलों की महत्व को समझना चाहिए। द एक्वेटिक एनिमल एंड द वेजिटेशन हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अवर लाइफ, तो ये वेजिटेशन, वनस्पतियों और जानवरों से हमारे जीवन
का बहुत ही लगाव है, हम लोग इनसे जो है हम लोग का इनसे रिलेशन है। देन व्हाट इज़ द काउज दैट वी आर knowingly or unknowingly marching ahead for destroying these animals। फिर क्यों हम सभी जाने और अनजाने में लगातार इनके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। मेक प्लान एंड डिसाइड। मेक प्लान विद योर फेलो स्टूडेंट। आप अपने साथी शिक्षा विद्यार्थियों के साथ एक प्लान बनाइए, योजना बनाइए। मेकिंग ऑफ योर नेबरिंग पॉन्ड। आपके पड़ोस में जो तालाब है, लेक, झील है या रिवर, नदी है, पॉल्यूशन फ्री, उसको प्रदूषण रहित करें। डिसाइड व्हाट टू डू। सोचें क्या करेंगे। हाउ डू एंड इन हाउ मच टाइम। कैसे करेंगे और कितने समय में करेंगे। इट हैज़ टू बी डन। इसको होना, ये काम करना है। टेक द हेल्प ऑफ योर कम्युनिटी इन डूइंग दिस जॉब। अपने समाज का, अपने पड़ोस का सहारा इसमें आप ले सकते हैं। आफ्टर ऑल, फिर भी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सब का कर्तव्य है, टू मेक दिस वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूशन फ्री, कि हम इन पानी के स्रोतों को प्रदूषण रहित बनाएं। फैक्टर्स पॉल्यूटिंग द सी। समुद्र को प्रदूषित करने वाले तथ्य। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑन अर्थ इज फाउंड इन सीज। मोस्ट ऑफ द वाटर, बहुत अधिक जो जल है, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, इज फाउंड इन सी, समुद्र में पाया जाता है। देयर हैव अननंबरेबल लिविंग क्रिएचर्स टेकन बर्थ इन द सी बिफोर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन इट। बहुत अधिक संख्या में क्रिएचर्स जन्म लेते हैं समुद्र में। इससे पहले इस पृथ्वी पर उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता और ना ही ह्यूमन बीइंग्स का भी कोई डेवलपमेंट होता है या विकास होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ द सी इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। शुरू से ही जो समुद्र है वो हमारे वातावरण को, क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, एयर और क्लाउड, ऑल आर हैविंग कनेक्शन विद सी। इस संसार में सभी प्राणी, हवा, बादल आदि का समुद्र से कनेक्शन है। देयरफॉर, इसलिए द पॉल्यूशन ऑफ सी डायरेक्टली अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। इसलिए समुद्र का जो प्रदूषित होना है वो हमारे क्लाइमेट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, छोटे से छोटा जो बैक्टीरिया है, टू द बिगेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, बड़े से बड़े संसार के जीव को प्रभावित करता है। व्हेल लिव इन सी। व्हेल मछली समुद्र में रहती है। द कंटिन्यूसली ग्रोइंग पॉल्यूशन इन द सी, लगातार समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण, हैज़ क्रिएटेड ग्रेव डेंजर बिफोर द लाइफ ऑफ सी एनिमल्स। तो जो समुद्र के जो जीव हैं उनके सामने खतरे की घंटी बज रही है। टुडे मैनी वाटर क्रिएचर्स एंड सब क्रिएचर्स हैव बीन एक्सटिंक्टेड और आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इस प्रदूषण के कारण जो है बहुत से जीव विलुप्त हो रहे हैं। एक्सटिंक्टेड कहते हैं विलुप्त होना, और एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं। इट इज़ इंक्रीजिंग द एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से हमारे प्रकृति का बैलेंस, संतुलन बिगड़ रहा है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इम्बैलेंस आर कमिंग इन फ्रॉम वाटर डिजास्टर्स। वास्तव में ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन है, उसका कारण तो इस कह सकते हैं असंतुलन का जो कारण है वो कहीं ना कहीं पानी में होने वाली तबाही है। इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, ये मानव के लिए बहुत ही असंभव है, टू रिमेन हेल्थी ड्यू टू द कंसेप्शन ऑफ दीज पॉल्यूटेड एक्वेटिक एनिमल्स। तो मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ बना रहे, ये इम्पॉसिबल है, यह संभव है यदि हम इस तरह के जो पॉल्यूटेड एनिमल्स को खा रहे हैं, इनको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। फॉलोइंग आर द काउज ऑफ पॉल्यूशन सीसेस। समुद्र में पॉल्यूशन होने के कुछ कारण नीचे बताए हैं।
Mixing of domestic agriculture and industrial waste in the sea through drains and rivers. सबसे पहला जो कारण है वो डोमेस्टिक घरेलू और जो कह सकते हैं एग्रीकल्चरल कृषि से संबंधित या इंडस्ट्रियल उद्योग से संबंधित जो बेकार का वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं नालों और नदियों के द्वारा इसमें पहुंच रहा है. Many countries of the world throw the nuclear waste into the sea after utilizing it in obtaining nuclear energy. तो कुछ देश ऐसे हैं संसार में जो न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में भेजते हैं इसका प्रयोग करने के बाद इस न्यूक्लियर एनर्जी में. लीकेज ऑफ द ऑयल फ्रॉम द शिप, एक्सीडेंट ऑफ ऑयल कैरिंग शिप एंड मिक्सिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इनटू सी वाटर. इसके साथ ही किसी ऑयल शिप का लीकेज हो जाना, कोई एक्सीडेंट उसका हो जाना या कोई ऑयल रिफाइनरीज का उसमें मिक्स हो जाना, ये कुछ कहीं ना कहीं इसके कारण हैं. थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक को फेंकना, टिन एंड पॉलीथीन इन सब चीज़ों को समुद्र में फेंकना. टूरिस्ट्स के द्वारा जो वहाँ पर कह सकते हैं बाहर से लोग आते हैं, यात्रा करने आते हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं. नीचे एक बीमारी के बारे में बताया गया है जो जापान में हुई थी, मिनामाता. देयर इज़ अ बे कॉल्ड मिनामाता इन जापान. तो ये बीमारी जापान में थी. वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले, अ मिस्टीरियस डिजीज हैज स्प्रेड एमंग द पीपल लिविंग नियर द बे. तो ऐसे लोग जो एक खाड़ी के पास रहते थे उन लोगों में ये बीमारी फैल गई. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ मरकरी वाज इंक्रीज्ड इन द बॉडी ऑफ द रेजिडेंट्स ड्यू टू दिस डिजीज. यह पाया गया कि उनके शरीर में पारा की मात्रा अधिक बढ़ गई थी इन द बॉडी ऑफ द रेजिडेंट ड्यू टू दिस डिजीज. तो इस बीमारी के कारण लोगों के शरीर में पारे की मात्रा बढ़ गई थी. इट वॉज फाउंड दैट द वेस्ट कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ mercury from a factory it was found that the waste containing more amount of mercury from a factory was being flown through the river into the bay. उस खाड़ी के किनारे एक फैक्ट्री से बहुत अधिक मात्रा में पारा जो है फ्लो हो गया. दिस मरकरी वाज गेटिंग डिपॉजिट इन द बॉडी ऑफ द फिशेस लिविंग इन द बे. और उस खाड़ी में रहने वाली मछलियों के अंदर वह पारा चला गया. 100 ऑफ पीपल वर किल्ड आफ्टर कंज्यूमिंग दीज फिशेस. तो बहुत अधिक संख्या में लोग जो है इन मछलियों को खाकर मर गए. सो मैनी पीपल बिकम हैंडीकेप्ड. कुछ अपाहिज हो गए. They were affected by the problems like eye defect, ear defect and the problems related to nervous system. कई तरह की परेशानियां उनको हो गई, जैसे आँखों की परेशानी, कान की परेशानी, ठीक है, और इसी के साथ साथ उनके नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई. नॉट ओनली दिस, मैनी डिफेक्ट्स वर फाउंड इन अनबॉर्न चाइल्ड. इसके साथ साथ ऐसे बच्चों पर भी उसका असर गया जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया था. द effect of sea pollution can be understood properly by this accident. अब आप अच्छी तरीके से समुद्र में होने वाली घटनाओं को समझ चुके होंगे. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स. पिछले कुछ सालों से लगातार जो मछलियों का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है. The amount of oxygen in water should not be less than 4 ml per liter for the survival of sea animals. जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा है 4 ml पर लीटर होनी चाहिए जिससे कि समुद्री जीव जीवित रह सकें. The amount of oxygen in sea water has become less than 1-2 ml per liter due to sea pollution. समुद्र में प्रदूषण के कारण अब ये मात्रा घट करके 1-2 ml पर लीटर ही रह गई है. 70% of the sea pollution is being caused by human negligence on the earth. 70% से अधिक 70% पॉल्यूशन जो है
लोगों की नासमझी के कारण समुद्र में होता है। टुडे द सी आर बीइंग मेड बेस्ट हाउस बाय अस। इसलिए समुद्र आज हमारे द्वारा जो है एक व्यर्थ का स्थान बन गया है। वी आर नॉट ओनली मिक्सिंग हार्मफुल एलिमेंट्स इन द सी बट वी आर ऑल्सो मिक्सिंग डेडली मेटेरियल्स इन इट। अब हम समुद्र में केवल हानिकारक तत्वों को ही नहीं मिला रहे हैं, बल्कि उसमें मृत्यु देने वाले मटेरियल्स को भी डाल रहे हैं। द सी एनिमल्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस पॉल्यूशन। समुद्र में रहने वाले जीव इस प्रदूषण से प्रभावित हैं। इट इज़ अफेक्टिंग अस ऑल्सो। ये हमको भी प्रभावित कर रहे हैं। देर आर फ्यू रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सी वाटर ड्यू टू द पॉल्यूशन विच मे cause great loss in future. It is affecting there are few reactions, और कुछ ऐसे reactions भी हैं, प्रतिक्रियाएं taking place in sea water, समुद्र में हो रही हैं, due to the pollution, इस प्रदूषण के कारण, which may cause great loss in future, जो भविष्य में बहुत अधिक परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं या हानि पहुंचा सकती हैं। If we do not take notice of these things, यदि हमने इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया, then there will be the डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये मानव का भी विनाश होगा। बीइंग ऑल्सो विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, एंड प्लांट्स ऑफ द सी, और इसके साथ ही समुद्री पौधों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन डू दिस, हम यह कर सकते हैं। फॉलोइंग दीज कैन बी डन बाई अस सो दैट द पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स नियर अवर विलेज और सिटी डू नॉट गेट पॉल्यूटेड। हम ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास के जो तालाब हैं, नदियां हैं, झील हैं, उन्हें पॉल्यूशन से बचाया जा सके। गांव, शहर हैं, ये भी बच सकते हैं। रनिंग पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट्स, हमको लोगों को जागरूक करने वाले कार्य करने चाहिए। नोबडी शुड थ्रो गार्बेज इन वेल्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, किसी को कूड़ा करकट कुओं में, तालाब में, नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्चार्ज फेसिस एंड यूरिन इन दिस वाटर रिसोर्सेज। हमें इन वाटर रिसोर्सेज के आसपास मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। द एनिमल्स शुड बी बाथड अवे फ्रॉम दिस वाटर रिसोर्सेज। जानवरों को इन रिसोर्सेज से दूर हमको नहलाना चाहिए। इन द सेम वे, इसी तरीके से, द डर्टी क्लोथ शुड ऑलवेज बी वाश्ड अवे फ्रॉम दिस वाटर रिसोर्सेज। हमेशा गंदे कपड़ों को इन रिसोर्सेज से दूर धोएं। दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड एमंग द पीपल एंड अवेयरनेस इज क्रिएटेड एमंग देम। इन चीज़ों को, इन बातों को लोगों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, जिससे कि, और इसके साथ ही अवेयरनेस, जागरूकता भी वहाँ पर पहुँचाएँ। If the polluted water of any factory is falling in the water of any pond or river, then discuss this matter with the owner of the factory along with your teacher. अगर आप कहीं देखते हैं किसी फैक्ट्री का गंदा पानी किसी नदी, तालाब में गिर रहा है, तो इस मामले पर उस फैक्ट्री के मालिक से बात करें और अपने अध्यापक से बात करें। Creating awareness among all people of your village, town, that they should not throw the dead animals in ponds or rivers. आपको ये भी जागरूकता फैलानी चाहिए उन लोगों के बीच में, अपने गांव के, अपने शहर के लोगों के बीच में, और उनसे कहा जाए कि वे मृत जानवरों को नदियों और पानी में न फेंकें। देयर शुड नॉट एक्सेस स्प्रेइंग ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट द एक्सेस पेस्टिसाइड्स आर नॉट रीचिंग टू द पॉन्ड्स एंड रिवर्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम अपने खेतों में बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। हमको जो है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी चाहिए अपने फील्ड्स के चारों ओर, जिससे कि ये जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, वो तालाब और नदियों तक न पहुँचे। वी हैव टू मेक द कम्युनिटी अवेयर अबाउट दिस। हम सबको क्या है, अपने समाज को इन बातों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, ये 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। द डोमेस्टिक वेस्ट एंड गार्बेज शुड बी
पुट इन द पिट और डस्टबिन इंस्टीड ऑफ रिवर और पॉन्ड्स। हमको घरेलू जो हमारा व्यर्थ का जो चीज़ें हैं उनको एक डस्टबिन में रखना चाहिए या गड्ढे में रखना चाहिए, ना कि किसी तालाब और नदी में फेंकना चाहिए। डिस्कसिंग विद टीचर अबाउट द एग्जीबिशन ऑन द सब्जेक्ट लाइक डैमेज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ स्कूल, विलेज और सिटी एंड द प्रिवेंशन। हमको अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए और एग्जीबिशन लगाने चाहिए और नुमाइश लगानी चाहिए जिसमें कि हम यह जागरूकता फैला सकें कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन डैमेज करता है। इसके साथ ही हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ नुक्कड़ नाटक, डिबेट कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर कंपटीशन एंड इजी कंपटीशन। हम इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं, इसके साथ ही पोस्टर भी लगा सकते हैं और जितना आसानी से हो सके इसके रोकने के लिए हमको ये प्रयास करने चाहिए। हम के अपने समाज को जागरूक करना चाहिए कि वो पानी को दूषित ना करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स।